34,000 शहादतें हो चुकी हैं, 80,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। मुस्लिम उम्मा इस वक्त ख्वाब गफलत में घिरी हुई है। पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक न्यूक्लियर स्टेट का रोल क्या होना चाहिए? हम जज्बाती कौम है, हर चीज़ को हमारा जज्बात एक लिमिट तक जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस बारे में कि इसराइल क्या क्या वायलेशंस कर रहा है। माश एक है, उनकी गवर्नमेंट एक है, उनकी अफवाज एक है, उनकी अदालतें एक हैं। जनरल रहील शरीफ साहब वो इस्लामी ममालिक के सरबराह हैं, इतनी सारी फौजें तो हैं हमारे उधर। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़वाने में गद्दारी की। सलाउद्दीन अयूबी ने भी जब दोबारा फ़लस्तीन को लिया है तो उसकी फौज में ज़्यादातर कुर्द थे। अरबों से उम्मीद से ज़्यादा हमें अजम से ज़्यादा उम्मीद है, अजम के मुसलमानों से, कि वो कुछ करेंगे। मैं एक कानून के दायरे में रहते हुए क्या प्रोटेस्ट करूं, तो फंड दूं फ़लस्तीन को, अपना क्या करूं? इस्लामी वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हुआ है ना, तो हम मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। हर जगह से हमें शिकस्त से कई मुसलमान हमारे भोले जज्बाती लोग जो हैं वो चले जाते हैं डायरेक्ट असला उठा के। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे ही पूरी दुनिया हमारे पीछे नहीं लगी। हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा पावर है। हम एहतजाज करते हैं, हम जो भी करते हैं तो पुलिस आ जाती है हमें रोकने के लिए। वेस्ट बहुत डरता है मुसलमानों के इकट्ठे हो जाने। हमारी आर्मीज़ जो हमने रखी हुई हैं ये इसी के लिए ही रखी हुई हैं कि हमने अपने मुस्लिम बरादर ममालिक को जाके हेल्प करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच डिजिटल और मैं हूं शाहिद हकनवास। आज का ये पॉडकास्ट फ़लस्तीन के उन बहन भाइयों के लिए, और अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक 34,000 शहादतें हो चुकी हैं, 80,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो इस वक्त खुराक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए दरबदर हैं। और मुस्लिम उम्मा इस वक्त ख्वाब गफलत में घिरी हुई है, ख्वाब गफलत की नींद सो रही है। लेकिन इस घुटनज़दा माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तवानाइयाँ लगा रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, लेकिन अपने इस प्रोफेशन के साथ साथ एक बहुत बड़े कॉज की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़े कॉज के साथ खड़े हैं, और इस कॉज में इनके बहुत सारे टीम मेंबर भी हैं, और सेव गज़ा कैंपेन के में ये काम कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेट का रोल क्या होना चाहिए। लोगों को समझा रहे हैं कि भाई फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाओ। हमारे साथ मौजूद हैं सेव गज़ा कैंपेन के जो एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर उमर महमूद भट्टू साहब, वकील हैं, एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको मेरी तरफ से सलाम है कि आजकल वकील जहाँ पे सियासी केस लड़ रहे हैं, लोगों के ज़मीनों के चीज़ें और बाकी मामलात और पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, वहाँ आपने वकालत की, और वकालत करने के बाद आपने एक कॉज के लिए खड़ा होना मुनासिब समझा। ये बताइएगा कि फ़लस्तीन की सिचुएशन किसी से ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हम भी वीडियोज़ देखते हैं, देख के आप यकीन करें दिल फटने लग जाता है। क्या-क्या काम कर रहा है इस वक़्त इसराइल? इसराइल बर्बरीत तो कर रहा है, लेकिन अब ना सिर्फ़ वो ड्रोन्स मारने के, बिल्डिंग्स गिराने के, फास्फोरस बम का भी कहते हैं इस्तेमाल कर रहा है, फूड सप्लाई। इस टाइम सिचुएशन क्या है इस वक़्त फ़लस्तीन, गज़ा में? First of all, thank you for inviting me in this podcast regarding Palestine in the light of international law. हम देखते हैं आजकल हमारे सामने वीडियोस भी आ रही, मतलब कि ये दुनिया का वाहिद जेनोसाइड है जो लाइव जेनोसाइड चल रहा है। हमें हर चीज़ की वीडियोस आ रही हैं, टीवीज़ में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ आ रहा है। तो एज़ अ कौम हम जज्बाती कौम है, हर चीज़ को हमारा जज्बात एक लिमिट तक जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो अभी हमारी कोशिश ये, हमारी ज़रूरत ये होनी चाहिए कि हर चीज़ को हम सिस्टमेटिकली देखें। मतलब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस बारे में कि इसराइल क्या क्या वायलेशंस कर रहा है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या हो रही है इसराइल की जंग में। कोई भी जंग होती है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता है, वो है जंग का कानून। ठीक है, तो जंग कैसे लड़ी जाती है, क्यों लड़ी जाती है, किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाता है जंग लड़ते हुए। उसमें एक असूल है जी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। मतलब जेनेवा कन्वेंशन भी है इसमें कि आपने सिविलियंस को अटैक नहीं करना, आपने सिर्फ कॉम्बिटेंट्स को अटैक करना है। जंग में दो तरह से तकसीम हो जाती है लोगों की, कॉम्बिटेंट्स, नॉन कॉम्बिटेंट्स। कॉम्बिटेंट्स होते हैं जो असला वाले, असला बरदार लोग होते हैं, फौजी होते हैं जो जंग लड़े होते हैं या प्रॉक्सीज होती हैं। और दूसरे नॉन कॉम्बिटेंट होते हैं सिविलियंस, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें। वो तो इन दोनों का ख्याल रख के जंग लड़ी जाती है। तो इसकी वायलेशन कर रहा है इसराइल, उसकी आर्मी, बल्कि सिर्फ इसराइल की आर्मी नहीं बल्कि पूरे वेस्ट की जितने भी सहूनी हैं वो जा जा के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, आर्मी में जाके, और सिविलियंस को मार रहे हैं और जान के मारा जा रहा है। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। हमास के ऊपर प्रेशर डालने के लिए वो गज़ा की पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है ताकि इनडायरेक्टली प्रेशर जाए हमास के ऊपर, जो कि वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ नंगा होकर रह गया, सीधी सी बात है। मतलब वेस्ट जो था, फ्लैग बेरर ऑफ पीस था, ह्यूमन राइट्स था, वो बिल्कुल नंगा होकर रह गया है। बिल्कुल उन्होंने मुसलमानों को तो बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया जब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है। मतलब कि
जब हमारे मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म किया उन्होंने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है, मुसलमानों को, ममालिक को उन्होंने बिल्कुल टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप अफ्रीका का मैप देखें ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे केक को काटा हुआ है, बिल्कुल सीधा-सीधा, क्योंकि कोई भी वो होते हैं बॉर्डर्स होते हैं ना, वो नेचुरल बॉर्डर होते हैं, या पहाड़ होते हैं, दरमियान में दरिया होते हैं, समुद्र होते हैं, जैसे वेस्ट के हैं सारे जी बॉर्डर्स। लेकिन हमारे मुसलमानों के आप बॉर्डर देखें या अरब कंट्रीज़ को देखें, तो उन्होंने ऐसे फीता रख के ऐसे काटा हुआ सबको, वो खुद बनाए हुए हैं नकली बॉर्डर्स। नेशनल स्टेट सिस्टम के बाद उन्होंने सबको कह दिया कि आपने अपने काम से काम रखना है, किसी और को हम जो मर्ज़ी करें आपने कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ उन्होंने बनाया है मुसलमानों के लिए। उन्होंने वेस्ट ने अपना नेशनल स्टेट सिस्टम ख़त्म कर चुका है। मिसाल के तौर पे मतलब नेटो उनका कलेक्टिव उनकी एक आर्मी है वेस्ट की। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान का अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने हमला किया था अमेरिका पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो बरतानिया, फ्रांस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या था, वो क्यों नेटो में आके अफ़गानिस्तान को ऊपर हमला किया? बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर नेटो ने अपनी बनाई है, एक अफ़वाज बना ली नेटो ने, वेस्ट ने अपनी। उन्होंने अपनी एक अदालत बना ली है, उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन बना ली पूरी। मतलब उनका माश एक हो गया है, वर्ल्ड बैंक जो है वो उनका एक है, माश एक है, उनकी गवर्नमेंट एक है, उनकी अफवाज एक है, उनकी अदालतें एक हैं। मतलब नेशनल स्टेट सिस्टम सिर्फ़ उन्होंने बनाया है मुस्लिम ममालिक के लिए, ताकि आपको हम एक-एक करके खाएँ, जब एक को खा रहे हों तो दूसरा सिर्फ़ अपनी बारी का इंतज़ार करे, आगे ना बढ़े। तो अभी सख्त ज़रूरत है हमें मुसलमानों को कि हम भी यूरोपियन यूनियन हो गया, मिसाल के तौर पर नेटो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस तहज पे अपना भी एक सेटअप बनाएँ। और ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब कि अब आप ये अगर सोचें कि सारे मिल के कैसे इकट्ठे होंगे, ज़रूरी नहीं है। आप मतलब कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मिलके कॉन्सिडरेशन एक बना सकते हैं आप। आपकी मैं बात काट रहा हूँ भुट्टो साहब, हमारी बनी हुई ना, हमारे जो पिछले आर्मी चीफ थे जनरल रहील शरीफ साहब, वो इस्लामी ममालिक के सरबराह हैं, इतनी सारी फौजें तो हैं हमारे उधर। हाँ, तो बिल्कुल। वो तलवारों के साथ, वो उनकी कोई वीडियोस भी आई थी, वो सऊदियों के साथ वो खेल रहे हैं। हाँ, तो बाद में बड़ा तो सोशल मीडिया पे चला भी था कि जी, तलवार चलाना और तलवार से नाचने वाले तो 2 हमारे अलग लोग इस्लामी होते हैं। जो है फौज तो हमारे पास मौजूद है, ये लेकिन सारे सिर्फ लड़ने की कमी है ये मेरे सारे ख्याल में। हमारे पास पपेट्स हैं वेस्ट के। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़वाने में गद्दारी की थी। मतलब कि बाकी कई ममालिक हैं जिसमें से अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जब मिसाइल जा रहे थे इज़राइल, तो कई ममालिक थे जो मुस्लिम ममालिक थे, जहाँ से गुज़र के जा रहे थे, तो उन्होंने ईरान के मिसाइल्स को गिरा रहे थे ताकि इज़राइल तक पहुँच ना सकें। तो ये वो गद्दार इब्न गद्दार हैं जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ भी थे, और जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को भी तोड़ने में बहुत हेल्प की थी बरतानिया की। और इस ट्वीट के बाद बड़ी तकलीफ भी हुई है कि जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये ट्वीट किया कि गद्दार इब्ने गद्दार, तो बहुत सारे जो लोग थे हमारे, जो जैली लिबरल, जैली दानश्वर, तो वो अपने उन क्या कहते हैं, सुराखों से बाहर निकल आए, ऐसे बिलों ही से है। बाहर निकले और बड़ी तनकीद भी की। खैर, आप मुस्लिम उम्मा के किरदार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 51 मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी 57 मेरे ख़्याल 57 से, सॉरी, 57 बिल्कुल। ओआईसी हमारे पास मौजूद है, अब हर चीज़ है। सऊदी को देखो, वहाँ पे पेट्रोल है, अल्लाह ने रिसोर्सेज़ तो हमें दिए हैं, लेकिन वो जो ईमान है, जज़्बा है, जहाद है, तो अब तो जहाद का नाम भी लो तो वो कहते हैं ये फ़साद फैला रहा है। जज़्बा जहाद बिल्कुल ख़त्म होके रह गया और जहाद को गाली बना दिया। हुँ, सीधी-सी बात है। और अरब ममालिक का जो है स्टांस बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी जब दोबारा फ़लस्तीन को लिया है, तो उसकी फ़ौज में ज़्यादातर कुर्द थे। हुँ, अरब उस टाइम से ज़वाल का शिकार होना शुरू हुए थे, जो कि अभी तक शिकार हैं। अभी भी अगर हम देखते हैं मुस्लिम उम्मा को, अजम जो है वो फिर बेहतर जा रहा है अरबों से। अल्लाह हिदायत दे उन्हें भी, लेकिन अभी जो है अरबों से उम्मीद से ज़्यादा हमें अजम से ज़्यादा उम्मीद है, अजम के मुसलमानों से, कि वो कुछ करेंगे। तो ये बहुत मायूस कुन है अरबों की सूरत भट्टू हाल साहब, आजकल आप की। एक वकील हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं मेरा वहाँ यहाँ पे क्या किरदार है? मैं एक कानून के दायरे में रहते हुए क्या प्रोटेस्ट करूँ? कोई फंड दूँ फ़लस्तीन को? अपना क्या करूँ? क्योंकि जहाद तो चलो सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, लेकिन इस वक़्त हमारे पास एक आर्मी है, हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं। आम लोगों को आप एक वकील होने की हैसियत से क्या मशवरा देते हैं कि वो कश्मीर, वो इसके साथ फ़लस्तीन, गज़ा कॉज़ के साथ भी खड़े भी हों और कल बरोज़े क़यामत उनका गिरबान भी ना पकड़ा जाए? ऐसा ही है। मतलब कि इस तरह की जो मतलब जब से इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हुआ है ना, तो हम मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। हर जगह से हमें शिकस्तें हो रही हैं। मतलब कि तकरीबन 1918 से लेके अभी तक हर जगह जो मर रहा है, मरने वाला आप देखते हैं मुसलमान होगा, हर जगह। शिया होगा, सुन्नी होगा, होगा मुसलमान, ठीक है? जो भी मर रहा है। तो हमारी इतनी बुरी हालत होगी, इतनी मतलब कि हम साइकोलॉजिकली इतने हार के माज़रताना रवैया का शिकार हो गए कि हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही कि दोबारा हम कैसे अपना वक़ार हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम तो इसलिए कई मुसलमान हमारे भोले जज़्बाती लोग जो हैं वो चले जाते हैं डायरेक्ट असला उठा के, कोई अफ़गानिस्तान निकल गया, कोई कश्मीर निकल गया, कोई दूसरी तरफ निकल गया, जिसका उन्हें ये नुकसान होता है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट भी उनको पकड़ के मारती है और बाहर वाले भी मारते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। हमारे एज़ अ लॉ स्कॉलर, लॉ स्टूडेंट,
हमें ये देखना चाहिए कि लीगली हम 2 काम कर सकते हैं। एक है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरा हमारे सिविलियंस क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारा बहुत ज़्यादा काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू सिविलियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम पर्सोना नॉन ग्रांटा होता है, इंटरनेशनल लॉ की टर्म है, मतलब ये लॉ है, लीगल है। रशिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया भी करते रहते हैं कि एक दूसरे के एम्बेसडर को निकाल देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जी। हम इज़राइल का तो हमारे पास नहीं है, एम्बेसडर लेकिन उनके सब हमायती हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, मिस्र है, सऊदी अरब भी है, इसके अलावा जो है दुबई भी है, और जो ममालिक, अरब ममालिक भी हैं, जो आप देख रहे हैं कि उनका हमायती है, उनकी हेल्प कर उनको हम निकालें, अपना प्रोटेस्ट जो है वो शो करवाएँ उन्हें। इसके अलावा हम इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, यूएन के जितने मेंबर्स हैं वहाँ प्रेशर बिल्ड करें हम। पाकिस्तान, वो जो ये सिर्फ बात बनी है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही पूरी दुनिया हमारे पीछे नहीं लगी, हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। ये तो वेस्टर्न मीडिया है जो हमें बता रहा है कि पाकिस्तानी आप तो हो ही ज़लील, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप सारे करप्ट हो, मतलब कि पाकिस्तानी 100% करप्ट हैं। मिसाल के तौर पे मैं नेशनल एक लॉ कॉलेज भी रन कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कई कि सर हमारा तो बुरा हाल है, हम कभी ठीक नहीं हो सकते। मतलब क्या, तो मायूसी तो गुनाह है। आप अगर मीडिया आपको बता रहा है कि हम 95% करप्ट हैं, अब हम एक इदारे में हम 5, 6, 7, 20, 15 लोग हैं, हम में से कितने करप्ट हैं? क्या हम में से 95% करप्ट हैं? नहीं करप्ट 95%, अच्छे लोग भी हैं, बहुत बिल्कुल। कम हैं, बहुत कम बुरे होते हैं जो हमें बदनाम ज़्यादा किया जा रहा है। हम इतने बुरे नहीं हैं जितना हमें बताया जा रहा है कि हम बुरे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें हम प्रेशर बिल्ड करें यूएन मेंबर्स पे कि आप एक्शन लें अगेंस्ट इज़राइल। इसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट का स्टांस है ना, वो बदकिस्मती से प्रो इज़राइल है, प्रो पैलेस्टाइन नहीं है। हम एहतजाज करते हैं, हम जो भी करते हैं तो पुलिस आ जाती है हमें रोकने के लिए, ठीक है? पुलिस हमारे खिलाफ होती है। अब सेव गज़ा कैंपेन में भी लाठीचार्ज भी हुआ था। जी। सेंटर मुश्ताक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई थी, ठीक है? तो मतलब ये तो रोक रही है हमें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रो इज़राइल बनी हुई है, इसको प्रो पैलेस्टाइन होना चाहिए। ये गलत चीज़ है जिसको गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ओआईसी। ओआईसी का बनाने का मकसद क्या था? ओआईसी तब बनी थी जब मस्जिद अक्सा में आग लगी थी, आग लगाई थी इज़राइल ने, ठीक है? उसके बाद ओआईसी बनी थी और इसमें एक अलहदा महकमा है जिसका मकसद ही है कि हमने कैसे बैतुल मक़दस को वापस हासिल करना है। इसका मकसद ही ये है ओआईसी का। लेकिन हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो भेड़ बने हुए हैं, ओआईसी को नहीं मंगवा रहे, उसके नहीं बुला रहे। भुट्टो के दौर में कुछ हमने कोशिश की थी कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर बनाएँ, जी। जिसमें भुट्टो था, कज़ाफ़ी था, शाह फैसल था और जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, आप देखें तारीख़ में उन्हें चुन-चुन के असैसिनेट किया गया। बिल्कुल ऐसा। मतलब वेस्ट बहुत डरता है मुसलमानों के इकट्ठे हो जाने से। तो अभी हमें ये ज़रूरत है कि दोबारा से हमें मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा हम एक-एक करके मारे जाएँगे, सीधी-सी बात है। इसके अलावा हाँ, बेसिक पर्पज़ ऑफ ओआईसी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो ओआईसी का जो मकसद था ना, हमें दोबारा उसी की तरफ आना चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है बहुत ज़्यादा, हम आम नहीं कर सकते। हमारी आर्मीज़ जो हमने रखी हुई हैं, ये इसी के लिए ही रखी हुई हैं कि हमने अपने मुस्लिम बरादर ममालिक को जाके हेल्प करनी है। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? 23 मार्च को पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन बाद में पास हुई थी, फ़लस्तीन की पहले पास हुई। जी। हम अपने से ज़्यादा मुसलमानों को हिंदुओं के हवाले करके आ गए हैं, उनका बुरा हाल है, वो मर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हम 8 भाइयों को हिंदुस्तान में छोड़ के पाकिस्तान हमने बनाया 2 भाइयों ने। हमारा मकसद ये था कि हम वेल इक्विप्ड होंगे, ये वो तजर्बागाह इस्लाम की होगी, जिसके बाद हमने वापस जाके अपने मज़लूम बहन भाइयों को बचाना है। अगर हमने भी अलहदा होके नेशनल स्टेट सिस्टम का हिस्सा बन के वेस्ट की ग़ुलामी करनी है, तो उन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का क्या कसूर था जिनको हिंदू जो है और जो अभी की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो कितना जुल्म कर रही है। ये तो हमारा पाकिस्तान बनने का मकसद फेल हो रहा है अगर हम इस तरफ नहीं जा रहे तो। ये तो हम कर सकते हैं गवर्नमेंट, और इसका प्रेशर अवाम ने डालना है, क्योंकि अवाम जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है अवाम का अक्स होती है। सीधी-सी बात है, सिर्फ हम हुकूमत को गाली दे के अपने आप को, अपना दामन नहीं बचा सकते। मिसाल मैं आपको छोटी-सी ये देता हूँ कि हम जब करप्शन होती है या जब बुराई होती है ना, ज़वाल का शिकार एक-एक चीज़ होती है। अब मगरिब के बाद मंडी चले जाएँ फल लेने, तो आप देखेंगे ऊपर-ऊपर अच्छे फल होंगे, घर जाके देखेंगे नीचे से जले हुए फल होंगे। मतलब कि हमारा मज़दूर से लेके गवर्नमेंट के बड़े ओहदे तक की पोस्ट के लोग सब करप्ट हो चुके हैं। तो अवाम को भी सोचना चाहिए, अपने गिरेबान पे झाँकना चाहिए। सिर्फ हुक्मरान को गाली दे के हम बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते क़यामत तक। ये हो गया गवर्नमेंट। अवाम क्या कर सकती है? अवाम प्रोटेस्ट कर सकती है स्ट्रीट्स में, प्रोटेस्ट करती है, सोशल मीडिया पे कर सकती है, ठीक है? स्टार्ट कैंपेन कर सकती है, मतलब मूवमेंट बना सकती हैं कि हमें इसके खिलाफ जाना है। मतलब जितने ज़्यादा लोग, अब मिसाल के तौर पे कौन सी कंट्री है, हर जुमे वहाँ एहतजाज होता है बहुत बड़ा, यमन है मेरे ख्याल से, वहाँ हर जुमे बहुत बड़ा एहतजाज होता है, ठीक है? वो खड़ी है, हूसी जो हैं, हूसी बागी जी। जिनको कहा जाता है, वो जो है उनने समुद्रों में कितना मतलब अज़ाब डाला हुआ था पूरे वेस्ट को, रास्ता रोके के मारेंगे जो भी इधर आएगा, ठीक है? मतलब उसकी आर्मी कुछ भी नहीं है हमारे सामने, मतलब वो लोग कुछ हमारे सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के देखो, हमारी आर्मी देखे, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट आर्मी हम कहते हैं, तो है भी, सीधी-सी बात है, मतलब बिल्कुल कि ऐसी है। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए, और हमें प्रेशर डालना चाहिए
गवर्नमेंट पे आवाम ही प्रेशर डाल सकती है, सीधी सी बात है। कई हमारे दोस्त हैं, हम कर रहे होते हैं कैंपेन और भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो कई दोस्त हमारे पूछते हैं, हमारे लेवल के आम आवाम, कि यार क्या कर रहे हो आप, इसका क्या फ़ायदा, आपके अकेले बाइकआउट करने से क्या होता है, मतलब कि इसका मैटर फ़र्क पड़ता है इसका। आप बाइकआउट करते हैं, अब सारे मुसलमान मिल के कह रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अब सारी मतलब इतनी ज़्यादा तादाद आबादी है आपकी, आप कह रहे हैं मैं अकेला क्या करता हूँ। आपके अकेले अकेले से ही तो पूरी कौम बनेगी, तो वो करेगी। तो कितना नुकसान हो रहा है बाइकआउट का इसराइल को और उन कंपनीज़ को जो अलायंस है इसराइल की। तो इसका मैटर मतलब इसका फ़र्क पड़ता है। तो आपको हौसला नहीं हारना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और ये प्रोटेस्ट जारी रखें, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट जारी रखें। आप आएँ, मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि एज़ अ वकील मुझे पता है कि क्या होता है, पुलिस आपको पकड़ लेती है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपको हवालात में ले जाते हैं, उसके बाद आपकी बेल हो जाती है, बाहर हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। बेल के थोड़े से पैसे आपको वो देने पड़ते हैं सिक्योरिटी, उसके बाद कुछ जब आप फ्री हो जाते हैं वहाँ से, तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तानी को 50,000 60,000 इतना अलहदा करके रखना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जब पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, उसके बाद हम अदालतों में लेके जाएँगे, क्योंकि कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है ना, 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना बिल्कुल होता है। तो ऐसे। तब आप अपनी बेल कराएँगे तो 50,000 जो है बेल के पैसे हम सिक्योरिटी दे सकेंगे। तो हर किसी पाकिस्तानी को कम से कम एक आध दफ़ा अपने जेल में जाना चाहिए, जेल मतलब हवालात में जाना चाहिए, उसके बाद बेल करवानी चाहिए, तब आप हक अदा कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, वरना आप अपने भाइयों का हक अदा नहीं कर रहे। तो ये हमें पाकिस्तानियों को प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। उमर महमूद भट्टू साहब की वकील हैं, एक बड़े कॉज़ के लिए खड़े हुए हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि एज़ अ पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी किस तरह से गज़ा कॉज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है कि कल को हम अल्लाह के सामने जब पेश हों, अल्लाह के हुज़ूर पेश हों, तो कल को हम ये कह सकें कि या अल्लाह, दुनिया में रहते हुए मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया था, मैंने आवाज़ बुलंद की थी, मैंने बुरे को बुरा कहा था। वो है ना कि ज़ुल्म देखो तो हाथ से रोको। अगर हाथ जितनी ताकत नहीं है तो फिर ज़बान से रोको। ज़बान जितना भी अगर आपके अंदर ताकत नहीं, तो कम से कम दिल में तो बुरा समझो ना। ये ईमान का कमज़ोर तरीन एक दर्जा इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने आपको बताया कि इंटरनेशनली इज़राइल कौन-कौन से कानून की वायलेशन कर रहा है। इन्होंने आपको बताया कि एक कानून के दायरे में रहते हुए आप किस तरह से इस गज़ा कॉज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, फ़लस्तीनी बहन-भाइयों की मदद कर सकते हैं। इन्होंने आपको बताया कि आपके बायकॉट का क्या फ़ायदा है। बहुत सारे आपको जाली दानश्वर जो लिबरल लोग हैं, वो यही कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि हमारे हमारे बायकॉट करने से क्या हो जाएगा? हमारे एक बर्गर खाने से क्या हो जाएगा? तो यकीन करें, मैकडॉनल्ड, केएफसी जितने भी ब्रांड्स हैं इज़राइल के, आप उनका आज से बायकॉट करें। अब आप इमेजिन करें कि आप एक तरफ बर्गर खा रहे हैं, आप एक तरफ उस इज़राइली कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उन्हीं पैसों से इज़राइल हथियार खरीद रहा है, गोलियाँ खरीद रहा है, और वही गोलियाँ, हथियार, बारूद आपके अपने बहन-भाइयों पर, अपने मुसलमान बहन-भाइयों पर वो बरसा रहा है, गोलियाँ बरसा रहा है। तो हम उनको, उनकी कम से कम इस सप्लाई लाइन को तो कट कर सकते हैं। अगर वो फ़लस्तीनियों के, गज़ा के मुसलमानों की रोटी, उनके जो इमदाद है, उनको, उनकी सप्लाई लाइन को कट कर रहे हैं, तो हम कम से कम अपना हक जो है, हमारा जो फ़रीज़ा है, वो तो अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, और अगेन आपकी इस काविशों को मैं सलाम करता हूँ और आपके इस जज़्बे को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और बड़ा अच्छा लगा आपकी इस काविशों के बारे में सुन के, और अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना मेज़बान शाहिद अख्तर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।